चलिए देखते हैं आज हम लोग नया टॉपिक पे। हमने देख लिया कि रेसिडेंशियल स्टेटस में चेक किया कि कितने टाइप्स के रेसिडेंट होते हैं। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, और तीसरा नॉन रेसिडेंट होते हैं। और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं ये हम लोगों ने किस में देखा, हमारे बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन जो सेक्शन 6(1) था और सेक्शन 6(6) था। नाउ अब ये क्यों किए जाते हैं, क्यों पता करते थे हम लोग, ये सेकंड पार्ट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बनने का फायदा क्या होगा। तो इसको स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी बोलते हैं या टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम भी बोलते हैं, कि किस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले बात ध्यान से सोचिए कि अगर 3 टाइप के रेसिडेंट है, अगर कोई पर्सन जैसे मैं ही या कोई मिस्टर राम है, तो राम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकते हैं, और थर्ड नॉन रेसिडेंट भी बन सकते हैं। मतलब एक पर्सन की कितने टाइप के रेसिडेंट बनने के चांसेस है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और ये कैसे बनता है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। नाउ अब कुछ रूल्स है कि कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे वापस फिर से नहीं लिखना पड़े। पहला लिखा है, ये कंडीशन नहीं है, जस्ट मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इनकम ऑन एंड रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम कमाया किधर पे, पैसा कमाया कहां पे, इंडिया में, और रिसीव भी कहां कर रहे हैं, इंडिया में। जैसे मैंने मुंबई में पैसा कमाया, इनकम कहां अर्न कर रहा हूं मैं, कम पढ़ा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे मुंबई में, तो इनकम अर्न इन मुंबई, एंड रिसीव भी कहां कर रहा हूं, सपोज इन मुंबई, या मुंबई नहीं करके दिल्ली में रिसीव कर रहा हूं। तो इनकम कमाया कहां पे, इनकम अर्न इन मुंबई एंड रिसीव्ड इन दिल्ली। मतलब दोनों का दोनों चीज इंडिया में ही हो रहा है। तो चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब तीनों केस में आप टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा जो आपने इंडिया में अर्न किया है और इंडिया में ही रिसीव किया है। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने इंडिया में कमाया और इंडिया में ही रिसीव किया है। और नॉन रेसिडेंट के लिए भी सेम रूल है, मतलब आप इंडिया में पैसा कमा के बच नहीं सकते हो। सेकंड चीज है, किस चीज से, टैक्स देने से। इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्रीज। ऐसे भी तो हो सकता है कि इनकम कहां पे कमाया, पैसा किसी ने कमाया कहां पे, इंडिया में, और बोलेगा कि रिसीव कहां करूंगा, फॉरेन कंट्रीज में रिसीव किया। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने पैसा कमाया, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मुंबई में मैंने पढ़ाया, और मैंने बोला कि एक काम करो, पैसा यहाँ पे मत दो, मुझे क्या दे दो मालूम है, मुझे ना पैसा आप बांग्लादेश में दे दो या आप मेरे को अमेरिका में दे दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ मुंबई में, लेकिन ये पैसा मुझे इंडिया में ही लेना था, लेकिन मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में ले रहा हूँ। तो इससे मैं टैक्स देने से नहीं बच जाऊंगा। और अगर ये चीज नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुट किया होता तो लोग करते क्या, कमाते यहाँ पे और बोलते पैसा इंडिया में मत देना, पैसा कहाँ देना, पैसा फॉरेन कंट्रीज में देना। क्यों फॉरेन कंट्रीज में देना, क्योंकि टैक्स देने से बचना। तो इसलिए एक चीज डाल दिया कि अगर आपने इनकम इंडिया में अर्न किया है और रिसीव कहां कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में, इनकम कमाए इंडिया में लेकिन इंडिया में नहीं पैसा ले रहे, बोल रहे कि इंडिया के बाहर देना, तो अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तभी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब किसी भी टाइप के रेसिडेंट, कोई भी टाइप का रेसिडेंट हो इंडिया में, अगर इंडिया में पैसा कमाता है और दुनिया के किसी भी कोने में वो पैसा रिसीव करेगा तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर। अब थर्ड केस है कि इनकम अर्न्ड इन फॉरेन कंट्रीज बट रिसीव्ड इन इंडिया। पैसा कमाया कहां पे, फॉरेन में, और रिसीव कहां कर रहा है, इंडिया में। जैसे मैं जाऊं जाकर सऊदी अरेबिया में जॉब करूं और सऊदी अरब में मैंने काम किया, पैसा कमाया कहां पे मैंने, सऊदी अरब में, मैं लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट को बोलूं कि पैसा कहां देना मुझे, इंडिया में देना। तो
इंडिया गवर्नमेंट ये नहीं बोलने वाली है कि नहीं आपने पैसा कहाँ कमाया है फॉरेन कंट्रीज में, आप यहाँ रिसीव कर रहे हो तो टैक्स देने से बच जाओगे। नहीं तो सब लोग ये अड्डा हो जाता है इंडिया, सब पैसा कमाते दुनिया के दूसरे देशों में और आके रिसीव कहाँ करते हैं इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप कहीं पे भी फॉरेन कंट्रीज में पैसा कमाओ, लेकिन अगर इंडिया की धरती पे आप रिसीव करते हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे तभी भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगे तभी भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट होगे तभी भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंडिया में और पैसा कमाते हो और इंडिया में ही रिसीव करते हो तो तीनों टाइप के रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे पे। आप इंडिया में पैसा कमाते हो लेकिन फॉरेन में रिसीव करते हो तो भी तीनों टाइप के रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कमाते हो और इंडिया में रिसीव करते हो तो भी तीनों टाइप के रेसिडेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए सब जगह टैक्सेबल टैक्सेबल है, टैक्सेबल मतलब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। आगे एक और चीज है कि इनकम अर्न्ड इन फॉरेन कंट्रीज एंड रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्रीज। ये भी तो हो सकता है कि पैसा कहाँ कमाया, इंडिया के बाहर कमाया तो फॉरेन कंट्रीज हो गया। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज है। तो इनकम आप अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो फॉरेन कंट्रीज में और रिसीव भी कहाँ कर रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में। अब यहाँ पे दिमाग लगा है, ये थर्ड वाले केस में क्या था कि पैसा फॉरेन कंट्रीज में कमा रहा था लेकिन आके इंडिया में रिसीव कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी हो तो भी देना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट हो तभी भी टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में पैसा कमाया है और रिसीव भी फॉरेन कंट्रीज में कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने अमेरिका में काम किया और अमेरिका में ही पैसा भी आपको मिल रहा है तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ये दोनों बाबू लोग बच जाएंगे। मतलब अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है एक तरीके से। मतलब अगर आप फॉरेन में पैसा कमाते हो और फॉरेन में ही क्या करते हो, रिसीव करते हो, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर आप इंडिया के हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर हम तो अमेरिका में जॉब करते हो और अमेरिका में ही हमें पैसा मिला है, लेकिन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट था तो आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसा कमाओ आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपने इंडिया के बाहर पैसा कमाया और इंडिया के बाहर ही पैसा रिसीव कर रहे हो, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आप उसके ऊपर टैक्स देने से बच नहीं सकते हो, आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सबसे इजी टॉपिक है, और लेकिन आपको नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के केस में आप बच जाओगे, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब लोग क्या बनना चाहेंगे, अब देखो इस केस में कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में पैसा कमा रहे हो, फॉरेन में ही रिसीव कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि आप क्या बन जाओ, नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट बन जाओ। क्यों? क्योंकि आप टैक्स देने से बच जाओगे। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो बोलोगे अरे यार मेरा इंडिया खाली ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो इसके वजह से क्या हो जा रहा है, मुझे भले मैं फॉरेन कंट्रीज में रह रहा हूँ, फॉरेन में ही कमा रहा हूँ, फॉरेन में ही पैसा रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए आपने कुछ दिन में देखा होगा कि इंडिया की बहुत सी, मैं कोई आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये अनऑफिशियल है, पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है, कि करीब लाखों लोग इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ के चले गए हैं। सिटीजनशिप छोड़ने का सबसे बड़ा असर ये होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई फर्क नहीं होता, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन सिटीजनशिप छोड़ दिया तो फॉरेन में ही स्टे भी कर जाते हैं, वहीं पे अपना घर द्वार सब बना लेते हैं, मतलब उनका इंडिया में आना जाना खत्म हो जाता है। तो जो बेसिक कंडीशन था और या बेसिक कंडीशन के दो कंडीशन थे, वो दोनों में से कोई सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो ये नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। तो नॉन रेसिडेंट बनने का फायदा है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने का फायदा है कि अगर इंडिया के बाहर पैसा कमा रहे हो और वहीं पे रिसीव भी कर रहे हो, इंडिया से लेना देना नहीं है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो दुनिया के किसी भी कोने में कमाइए और खाइए, लेकिन उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा जो अर्न कर रहे हो। अब यहाँ पे एक और केस मैंने दिया जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया।
इनकम कहां से हो रहा है, बिजनेस कहां पे है, फॉरेन कंट्रीज में, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन, बिजनेस कहां से कमा रहा है, सॉरी पैसा कहां से कमा रहा है, बिजनेस से, और वो बिजनेस का है फॉरेन कंट्रीज में, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। एक कंट्रोल्ड के जगह कभी कभार हम लोगों को सेटअप भी बोलता है कि सेटअप किधर पे है, पूरा कंट्रोलिंग पावर इंडिया में है। तो ऐसे केस में आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो अभी भी उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट बच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक पब्लिक ज्यादा से ज्यादा, अगर जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स बचाना है, वो नॉन रेसिडेंट बनना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उससे कम टैक्स कौन पे करेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इन तीनों के कंपेयर में सबसे कम टैक्स कौन पे करेगा, नॉन रेसिडेंट। मतलब जैसे रिकी पॉन्टिंग है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, अभी कोचिंग कर रहे हैं, कौन सी आईपीएल टीम में कोचिंग कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स में कोचिंग कर रहे हैं और मान लीजिए वो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन वो दिल्ली से पैसा तो ले रहे हैं, दिल्ली टीम के मालिक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो दिल्ली की टीम से पैसा ले रहे हैं, तो ये कौन से केस में आ गए, ये आ गए इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये इनको, ये नॉन रेसिडेंट है लेकिन उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिकी पॉन्टिंग दिमाग लगाएंगे ना कि एक काम करो, दिल्ली टीम के मालिक को, मैं पैसा तो इंडिया में कमा रहा हूं लेकिन मुझे कहां दे दीजिए, अब मुझे ऑस्ट्रेलिया में पैसा दे दीजिए, तब क्या हो जाएगा कि इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तभी भी इंडिया से लेना देना है तो ये बच नहीं पाएंगे, इनको टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब किसी भी सूरत में एक नॉर्मल सा वर्ड है कि जिस चीज में भी हमारे इंडिया की धरती की खुशबू आए है ना, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, जैसे इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर वाले को, ये जो टैक्सेबिलिटी है, आई होप कि आपको इतना तो समझा होगा कि कॉन्सेप्ट की क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जम्प्ट है, कौन सी इनकम के ऊपर आप कहां कमा रहे हो तो कहां टैक्स देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, ये सब चीजें। अब मैं ये इसको स्पेसिफाई करके आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नीचे मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कि किस तरीके से कौन पर्सन है जो ज्यादा टैक्स देगा और कौन कम देगा। और यहाँ पे बच्चे तुम लोग क्या गलतियां करते हो वो भी आपको देखनी है। तो ये जैसे लिखा है ये भी मैं रफ कर देता हूं, इसको भी मैंने रफ कर दिया, इसको भी रफ कर दिया, इसको भी रफ कर दिया। और मैं ये सेंटेंस पूरा लिखने वाला नहीं हूं, आप खुद लिखोगे जब सॉल्व करोगे। तो जैसे फर्स्ट केस है, हमारे पास कितने केस थे, फर्स्ट केस है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या होगा, थर्ड केस में क्या होगा। केस का मतलब क्या है कि आप जिस टाइप के रेसिडेंट होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग कि अभी लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे आप ध्यान देना, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि मिस्टर राजेश हैज अर्न्ड फॉलोइंग इनकम्स, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है हमारे लिए, 23-24, इफ ही इज a resident and ordinary resident but not ordinary resident and non resident। मतलब क्वेश्चन में दिया गया कि नीचे कुछ इनकम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि अगर इस बंदे ने 23-24 में एक असेसमेंट ईयर में उसके लिए कौन से इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तब कितना देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तब कितना देना पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट के केस में। जैसा पहला ध्यान दीजिए, ये हम लोग कॉलम कैसे बनाते हैं, सेम ऐसे बनाना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। पहला केस दिया हुआ, सीरियल नंबर में 1 लिख लेंगे और ये पूरे सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम लोग। अब क्या दिया, सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस ₹15,000। मतलब सैलरी कहां कमाया है, फ्रांस में ही कमाया, और रिसीव भी कहां कर रहा है, फ्रांस में ही। पैसा कमा रहा है इंडिया के बाहर और रिसीव भी इंडिया के बाहर ही कर रहा है। तो ऐसे केस में इसका इंडिया से कोई लेना देना है नहीं, तो कौन से पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कितना पैसा कमाया है उसने, 15,000 टैक्सेबल, ये इतना टैक्स नहीं देगा,
इस ये टोटल इनकम होगा, उसके ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम होगा, उसके ऊपर टैक्स देगा, तो ये टैक्सेबल इनकम है। लेकिन अगर ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स देने से बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, ये एग्जेम्प्ट आप लिख सकते हो कि सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, उसने पैसा कमाया और रिसीव भी फ्रांस में किया। मतलब आप इंडिया, मैंने पहले ही बताया था ना कि इनकम, अगर बिजनेस इनकम कर रहे हो, सॉरी इनकम कर रहे हो इंडिया के बाहर अर्न कर रहे हो और रिसीव भी बाहर ही कर रहे हो, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों केस में आप बच जाओगे। हो गया। सेकंड केस क्या है देखते हैं। इसी तरीके से लिखना है पूरा जो लिखा है। अब यहाँ लिखा है इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। देखो दिमाग लगाया, कोई होगा बेवकूफ जिसने दिमाग लगाया होगा कि इनकम कहाँ पे अर्न करेंगे, कमाएंगे इंडिया में, लेकिन रिसीव कहाँ करेंगे, जापान में, तो बचोगे नहीं भाई। आपको इंडिया की धरती की खुशबू आ गई तो आप कोई भी टाइप के रेसिडेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेगी। तो अमाउंट है 10,000, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्सेबल है। मतलब इनकम अर्न कहाँ किया, इंडिया में, और इंडिया पैसा रिसीव लेकिन क्या कर रहा है, बोल रहा है इंडिया में मत दो, जापान में दो। तो पूरा सेंटेंस आप लिखोगे, मैंने नहीं लिखा है, आपके लिए छोड़ा है, लेकिन आप कोई भी टाइप के पर्सन हो, अगर इंडिया से के धरती की खुशबू आ गई तो हर एक टाइप के रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड केस देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो भी है उसको एज इट इज लिख लेंगे। थर्ड केस दिया कि इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए ₹15,000। बैंक अकाउंट है इनका कहां पे है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है कितना, 15,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, इनकम अर्न इन फॉरेन कंट्रीज, और रिसीव भी कहां कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये पहला वाला कैटेगरी आ गया कि नहीं आ गया, कि इनकम अर्न कर रहे हो, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, आप फॉरेन कंट्रीज के बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, मतलब फॉरेन से यहाँ पैसा कमा रहे हो, फॉरेन में ही रिसीव कर रहे हो। कितना रिसीव कर रहे हो, 15,000। ये टैक्सेबल है और बाकी ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखो फर्स्ट वाला केस ही है। नाउ फोर्थ वाला केस देखते हैं, सेम चीज आप एज इट इज कॉपी करोगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, ये लंदन है भाई, ध्यान देना। इनकम कहां पे हो रहा है, बिजनेस से हो रहा है, और वो बिजनेस कहां पे, लंदन में, लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन बट रिसीव्ड इन इंडिया। तो क्या होगा, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो और उसका सेटअप या कंट्रोल इंडिया में है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी को टैक्स देना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट टैक्स देने से बच जाएगा। तो कितना अमाउंट हो गया, 70,000, फिर 70,000 इस केस में भी होगा। लेकिन कभी कभार ना हम लोग घुमा देते हैं बच्चों को, जैसे बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, कई जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम अमेरिका। तो अब क्या होगा, ये इंडिया से कोई लेना देना है नहीं, मतलब एक फर्स्ट टाइप का केस हो गया, बराबर। मतलब इनकम फ्रॉम इनकम अर्न्ड इन फॉरेन कंट्री एंड रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री। कभी कभार हम लोग ऐसे घुमा देते हैं क्वेश्चन को कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, कि बिजनेस कहाँ पे है, मुंबई में है, और उससे इनकम आ रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग का है दिल्ली में। तो कुछ लोग फिर दिमाग लगाते हैं, कंट्रोल वर्ड आया तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होगा, नहीं, वर्डिंग क्या है, मुंबई और दिल्ली दोनों इंडिया में ही है, तो इस केस में हर एक को टैक्सेबल होगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया। तो फोर्थ केस भी हमने देख लिया। अब फिफ्थ केस देखते हैं हम लोग, एज इट इज जो भी सेंटेंस दिया कॉपी करना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम ₹5,000। ये रोम किधर है, अब बहुत सारे गधे ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं होगा रोम किधर है। इंडिया का कैपिटल जैसे न्यू दिल्ली है, वैसे ही ये रोम किसका कैपिटल है, रोम है इटली की, इटली का राजधानी है भाई। तो आपको ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या देते हैं, ज्यादातर किसी कंट्रीज के कैपिटल को ही दिया जाता है, जैसे न्यूयॉर्क को दे दिया जाएगा, या आपको दे दिया जाएगा ये जापान के लिए डायरेक्टली वर्ड दे देंगे,
या आपको नैरोबी दे देगा, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तो ऐसे वर्डिंग दिए रहते हैं, ज्यादातर कैपिटल देते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम ₹5,000। इनकम कहां से कमा रहा है, रोम से, इटली से कमा रहे हैं। इंडिया से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा इस इनकम के ऊपर। बाकी लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। आप ऐसा डैश भी कर सकते हैं या आप एग्जेम्प्ट भी लिख सकते हो, पूरा वो फुल लिखना होगा आपको एग्जेम्प्ट। नाउ 6th 7th हम बात करेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये लेक्चर। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। इनकम कहां से हो रहा है, एग्रीकल्चर से। मैं एक बात बता दूं, अगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया होता तो तीनों केस में एग्जेम्प्ट होता। तीनों केस में क्यों एग्जेम्प्ट होता, क्योंकि एग्रीकल्चर से इनकम होती है तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। इतने सारे किसान मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लटक रहे हैं, और भी लोग सुसाइड करना चालू कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने रियायत दी हुई है कि अगर एग्रीकल्चर इंडिया में होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो खुलेआम दिया है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। आप कहां से कमा रहे हो, फॉरेन कंट्रीज से कमा रहे हो, तो फॉरेन कंट्रीज से कमा रहे हो, फॉरेन में ही रिसीव भी कर रहे हो, इसका मतलब 12,000। तो ये 12,000 सिर्फ किस केस में टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट दोनों बच जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 7th लास्ट वाला पॉइंट है, देखिए क्या दिया है कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। भाड़ा मिल रहा है। भाड़ा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनका घर कोलकाता में है। कोलकाता में है मतलब कोलकाता कहाँ है, इंडिया में है। तो इंडिया में है तो तीनों केस में आप किसी भी टाइप के रेसिडेंट हो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। कितना होगा, 60,000, यहाँ पे भी 60,000 और यहाँ पे भी 60,000। तो अब आपको देखना है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। इसको जीटीआई भी बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। आपको देखना है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो रहा है इनका। तो देखिए ये 15 + 10 25 हो गया, और 25 + 15 40, और ये 40 + 70 कितना हो गया, 1,10,000, और 1,10,000 + 5,000 1,50,000, 1,50,000, 1,27,000 और 1,27,000 और ये 60 कितना हो गया, 1,87,000 रुपीस हो गया। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये जो पर्सन है, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये 1,80,000। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ग्रॉस टोटल इनकम लिख देता हूँ, थोड़ा वहां पे भी चले गया था उस पार्ट में। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे ये 1,87,000 टैक्स देंगे क्या, नहीं, इसके ऊपर टैक्स दोगे, इस इनकम के ऊपर टैक्स दोगे। नाउ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टोटल करो 10,000 70,000 कितना हो गया, 80, और 80 + 60 तो कितना हो गया, 1,40,000। 1,40,000 हो गया इनका ग्रॉस टोटल इनकम। और नॉन रेसिडेंट के केस में 10,000 यहाँ पे है और 60,000 यहाँ पे, तो कितना हो गया, 70,000। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे ज्यादा टैक्स दुनिया के किसी भी कोने में कमाए या किसी भी कोने में रिसीव करे तो ये पर्सन जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको हर हाल में ज्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा। देखो ये 1,87,000 देगा, सेम ट्रांजैक्शन है। ये नॉट ऑर्डिनरी के केस में अगर वो कोई, जिस राहुल का नाम हमने लिया था या जो भी नाम राम लिया था शायद, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में 1,87,000 उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर के केस, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है तो 1,40,000 के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर नॉन रेसिडेंट बनेगा तो 70,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अब टैक्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी राजा हरिश्चंद्र नहीं है। हर कोई चाहता है कि कैसे टैक्स कम दे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट चाहती है कि हम कैसे ज्यादा टैक्स ले ले। तो हर एक केस में नॉन रेसिडेंट हमेशा कम टैक्स पे करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक बात और बता दूं कि इसका नेशनैलिटी और रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट टैक्स जो पे करता है, डायरेक्ट टैक्स पे करने में सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन रहता है, अक्षय कुमार रहते हैं। और 3-4 साल से लगातार अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये आपका, जबकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, एक्टर हैं,
वो इंडियन सिटीजन नहीं है, कैनेडियन सिटीजनशिप उनके पास है, वो छोड़ने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना था टीवी में, उन्होंने कहीं पे बोला था कि छोड़ने वाले और इंडियन नेशनैलिटी लेने वाले। लेकिन फिर भी बंदा बताओ, तो अगर रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में कोई फर्क हो, अगर फर्क नहीं होता तो क्या होता, अक्षय कुमार बहुत बच जाते, तब हर एक लोग क्या करना चालू कर देते। लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं और बहुत सारे क्लेम्स होते हैं जिन चीज़ों के ऊपर वो इजीली टैक्स दे देते हैं, चोरी नहीं करते हैं। तो ये चोरी नहीं कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे चीज़ें बनाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।